वेलकम बैक ऑन ग्रेड ऑफ स्टडी। तो आज हम पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ समितियां देखी थी और उनके चेयरमैन या फिर अध्यक्ष के बारे में जाना था, और ये भी जाना था कि जो हमारी संविधान सभा है वो किस किस तरीके से वर्क कर रही है या फिर उसमें किस तरीके से कार्य हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम समझेंगे जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट समिति या फिर कमेटी है उसके बारे में जानेंगे। वो कौन सी है आप सभी को पता है, प्रारूप समिति। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाने के लिए की थी। ठीक है, चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अपना प्रारूप समिति या फिर जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सॉरी, जिसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बारे में हम आज जानेंगे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है जानने की कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा और इसमें क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपने सीखनी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा जो हम आज पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में हमने कल जाना था कि इनके अध्यक्ष कौन है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। मेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ये क्या कर रही थी, जो भी अलग अलग देश से सजेशन आ रही थी, पूरे देश से जो जो चीजें आ रही थी कि हमारे संविधान में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर अलग अलग समितियों से जो भी सजेशन आ रही थी कि ये भी डालो संविधान में, ये चीज भी डालो, तो उसको डालकर एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था। उसको चेक किया जा रहा था कि क्या ये हमारे संविधान में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो जो फिट बैठ रहा था उसको ओके कर दे रहे थे और जो नहीं फिट बैठ रहा था उसको बाहर निकाल दे रहे थे। तो ये जो एक कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका काफी बड़ा हाथ है हमारा जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको बनाने में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन थे। ठीक है, या फिर कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं चेयरमैन या फिर इसे हम कहते हैं अध्यक्ष। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो पिछली क्लास में हमने इसे पढ़ा था, ये थे आपके डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उसको भी जान लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो बोल देगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति है इसके कुल कितने सदस्य थे। तो ठीक है, वो भी लिखिए यहां पे, कुल सदस्य या फिर टोटल मेंबर्स कितने थे, तो ये भी याद रखिए 7 मेंबर्स। ठीक है, जो प्रारूप समिति थी इसमें कुल कितने अध्यक्ष थे, इसमें कुल इसमें कुल 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे। अब इन 7 मेंबर्स के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। वो बोल देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इसमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था या फिर कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे मैं लिखता चलूंगा उनके नाम, आपने नोट करते जाना है कि कौन कौन अध्यक्ष था या फिर कौन कौन मेंबर था या नहीं था। अध्यक्ष तो एक ही है। तो सबसे पहला नाम तो आप सभी को पता है, वो कौन थे, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो
इन्हीं के अध्यक्ष हैं और यही पता है कि पहला मेंबर जो होगा वो तो यही होंगे। अब दूसरे मेंबर कौन थे, याद रखिए दूसरे मेंबर थे एन गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, अयंगर, अयंगर या फिर अय्यर, कुछ भी आप लिख लो, ठीक है। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अब इसके बाद और तीसरे व्यक्ति कौन थे, वो थे आपके अल्लादी स्वामी कृष्णा या फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। तो वो भी लिख देता हूं मैं यहां पे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये तो तीन व्यक्ति हो गए। चौथे व्यक्ति कौन थे, चौथे व्यक्ति थे आपके के एम मुंशी, चौथे व्यक्ति थे आपके के एम मुंशी, ठीक है। और इसके बाद पांचवें व्यक्ति थे आपके, पांचवें व्यक्ति आपके थे मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है, मोहम्मद लिख लो, इंग्लिश में आप लिख लेना मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सदुल्ला, 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 ठीक है। तो ये पांच जो नाम है ये तो याद ही रहते हैं बच्चों को मैक्सिमम टाइम, लेकिन जो कंफ्यूजन आती है वो आती है अगले दो नेम्स में, कईयों में कुछ लिखा है कईयों में कुछ लिखा है, तो वो आज कंफ्यूजन मैं यहाँ पे आपकी दूर कर दूंगा। अब देखिए क्या था, दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन तो किया था पहले, पहले वो ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन बाद में उनको रिप्लेस कर दिया किसी और व्यक्ति ने, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति थे आपके डी पी खेतान, ठीक है, डी पी खेतान, पहले ये थे मेन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये प्रारूप समिति आपकी बनी थी उसमें एक सदस्य थे डीपी खेतान, लेकिन डीपी खेतान जी बीमार हो गए और इनको बीमारी के कारण या फिर इनकी मृत्यु हो गई, इनकी जो मृत्यु हो गई तो इनकी वैकेंसी खाली हो गई, तो जो वैकेंसी खाली हुई उसको किसने फिल किया, तो ये याद रखिए उसको फिल किया था टी टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ठीक है, ये याद रखिए, ये बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। वो सीधे या तो ये चार ऑप्शन दिए होंगे या तीन दिए होंगे, उनमें से ये लिख दिया होगा, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये थे या नहीं थे। याद रखिए डीपी खेतान जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उनको रिप्लेस किन्होंने कर दिया, टी टी कृष्णमाचारी जी ने रिप्लेस कर दिया। अब एक व्यक्ति और थे, वो थे आपके एम माधव, एम माधव, ठीक है। तो ये इन्होंने भी जो ये कमेटी थी वो छोड़ दी थी और इस कमेटी को छोड़ने के बाद इनको रिप्लेस किन्होंने किया था, ये याद रखिए बी एल मित्तर, ठीक है। तो ये जो 7 सदस्य हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, डीपी खेतान को किसने रिप्लेस किया, टीटी कृष्णमाचारी ने, और एम माधवराव पहले थे और इनको किसने रिप्लेस किया, बी एल मित्तर ने रिप्लेस कर दिया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और बच्चों को ये पता नहीं होता है, ठीक है। अब जब हमारी जो समिति थी उन्होंने सारी जगहों से डाटा इकट्ठा कर लिया और जब संविधान हमारा बन गया तो ओवरऑल कितना समय लगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि कुल कितना समय लगा हमारे संविधान को बनाने के लिए। तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, आप सभी को पता है 2 वर्ष, ठीक है, या फिर 2
साल 11 महीने, और यहां पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, कई कई जगहों पे आपको 17 देखने को मिलेगा और कई जगहों पे 18। ठीक है, दोनों ही सही है, 17 या फिर 18 दिन। तो ये टोटल टाइम लगा उस संविधान सभा को पूरे संविधान को बनाने में। ठीक है, टोटल टाइम यहां पे मैं लिख देता हूं कि कुल समय इतना लगा हमारे संविधान को बनाने में, 2 साल 11 महीने 17 या फिर 18 दिन। ठीक है, जो आपका संविधान है वो तैयार किस डेट को हो गया, तो वो आप यहां पे याद रखिए, किस तारीख को जो आपका संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। तो ये तारीख भी पूछ ली जाती है, इसको भी याद रखिए। मीन जैसे अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं 26 नवंबर 1949, ये जो डेट है, इस तारीख को आपका जो संविधान है, जो इंडिया का संविधान है, वो बनकर तैयार हो गया, मीन कंप्लीट हो गया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, आप अपने एंड से बना लीजिए नोट्स। कंप्लीट हो गया हमारा संविधान, संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान तो तैयार हो गया, लेकिन इसे पूरा का पूरा लागू नहीं किया गया। इसके पीछे का एक छोटा सा कारण था, क्योंकि उस टाइम पे काफी चीजें रहती थी, काफी चीजें नहीं रहती थी। लेकिन जो 26 नवंबर 1949 था, इस तारीख को क्या हुआ, इस तारीख को हम इस तरीके से मानते हैं कि इस डेट को, इस तारीख को हम क्या करते हैं, संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। ये भी आ जाता है, मेन क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बताइए किस तारीख को भारत ने अपने संविधान को अपनाया। ठीक है, तो सीधा आ जाता है किस तारीख को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया। तो जब हमने संविधान को अपनाया ना, उस टाइम पे कुछ चीजें हमने लागू की, पूरा संविधान लागू नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या क्या चीजें लागू कर दी गई थी, जैसे जो जरूरी थी, जैसे सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, ठीक है दोबारा लिखता हूं मैं, सिटीजनशिप, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं नागरिकता। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं नागरिकता। क्या लागू कर दिया गया था, नागरिकता, नागरिकता। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्शंस। ठीक है, अब क्या था, ईटीसी। अब ये जो चीजें हैं ये इस तारीख को लागू हो चुकी थी, लेकिन पूरा जो संविधान है वो किस तारीख को लागू किया गया, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। वो तारीख है आपकी 26 जनवरी 1950। तो ये जो डेट है, इस डेट को जो संविधान है लागू कर दिया गया। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं लागू किया गया, मीन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान लागू कर दिया गया। अब काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या है। 26 जनवरी 1930 को एक लाहौर सेशन हुआ था, उसमें ये उस टाइम पे क्या किया गया था, उस टाइम पे ये प्रस्ताव रखा गया था, या फिर जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एज अ 26 जनवरी को, मीन जो हमारा साल होता है पूरे साल के 26 जनवरी, जहां पे 26 जनवरी आती है, उस तारीख को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना था। ठीक है, और इसी को आगे चेंज करके हमने 26 जनवरी को जब अपना संविधान लागू किया, तब हम इसे गणराज्य या फिर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको पता होगा 26 जनवरी को ही जो हमारी परेड होती है तो इसी दिन को होती है, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण ये है, तो ये भी याद रखिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारी संविधान बन चुकी या फिर जो संविधान लागू हो गया, उसमें और क्या चीजें एडअप हुई और किस तरीके से
चीजें फॉलो हुई। अब जो हमारी संविधान सभा थी उसकी आखिरी मीटिंग कब हुई, ये भी याद रखिए। तो 24 जनवरी 1950। तो यहां पर संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, लास्ट मीटिंग। तो इस दिन लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, किस तारीख को? 24 जनवरी 1950 को। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कई कार्य किए थे, तो वो कार्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि संविधान सभा ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य किए थे, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो वो हम अभी देखेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर संविधान सभा द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो कि आगे चलकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए, या फिर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो हम देखेंगे कौन कौन से कार्य थे। आपको डेट्स याद रखनी है, यहां से सीधी एग्जाम में डेट्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे पहले मैं लिखूं, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, ठीक है, तो डेट क्या है? 22 जुलाई 1947, काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 22 जुलाई 1947, ये क्या है? इस डेट को क्या किया गया? इस डेट को संविधान सभा द्वारा नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया, ठीक है, अपनाया गया। इस तारीख को भारतीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको अपनाया गया। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, अगली डेट आपको याद रखनी है 24 जनवरी 1950। अब 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? यहां पर एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था, वो हमें याद रखना है, वो है आपका नेशनल एंथम या फिर राष्ट्रगान। नेशनल एंथम या फिर राष्ट्रीय गान को अपनाया गया या फिर एडॉप्ट किया गया। ये डेट्स मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज भी सेम यही डेट आपको याद रखनी है, 24 जनवरी 1950। तो इस डेट को नेक्स्ट क्या हुआ था? ये तो नेशनल एंथम था, एक आपने सुना होगा, वो है हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, तो नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, इसको भी हमने अपनाया, ठीक है, एडॉप्ट किया था। इसी तारीख को हमने एडॉप्ट किया था। अब सेम तारीख को आपने याद रखना है किसके लिए? फोर्थ पॉइंट क्या है? 24 जनवरी 1950। अब इसी तारीख को क्या हुआ? इसी तारीख को जो हमारी नेशनल जो संविधान सभा थी या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया, और उस चुनाव में हमने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चूज किया, और उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य जो हमारी संविधान सभा है उसने किए थे। तो ये आपको डेट्स याद रखनी है, यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, जो हमारा संविधान बन गया, तो उस संविधान में कुछ आर्टिकल होंगे, अनुच्छेद होंगे, कुछ अनुसूचियां होंगी, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये चीज भी पूछ ली जाती है, जब आपका संविधान बन चुका था या फिर जब लागू हुआ उस टाइम पे हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीजें थी, तो इसको मैं अलग से लिखता हूं, तो उसमें क्या क्या चीजें थी, तो इसको आपने डायरेक्टली याद रखना है। सबसे पहले बात आती है अनुच्छेदों की, तो कितने अनुच्छेद थे, तो जब देश आजाद हुआ, जब हमारा संविधान बन गया, तो उसमें 395 आर्टिकल्स या फिर इसे कहते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद थे, ठीक है। और इसमें हमारी 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी, इसको हम कहते हैं शेड्यूल्स, ठीक है, शेड्यूल्स। और 22 भाग थे, 22 भाग या फिर 22 पार्ट्स थे। तो ये जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उस टाइम पे ये सारी चीजें डायरेक्टली हमारे संविधान में मौजूद थी। तो सीधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद थे, 395, आर्टिकल कितने थे, ये आ गया। अब अनुसूचियां या फिर शेड्यूल कितनी थी, तो 8 थी, तो 22 भाग थे, तो ये अब बढ़ चुके हैं, अनुसूचियां 9 हमारी हो गई है 12, ठीक है। तो ये अपडेट हो चुकी हैं बाद में, तो ये भी आप अपने एंड से कर सकते हैं कि करंट में कितने आर्टिकल हैं, अनुसूचियां कितनी हैं और भाग कितने हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और याद रख लो, जैसे कि जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है ना, जो प्रारूप समिति है, जैसे जो अभी हमने पीछे पढ़ा, पीछे बताता हूं मैं आपको, जैसे ये देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसमें जो ये हमारे अध्यक्ष हैं ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इनको कहा जाता है संविधान के जनक, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है यही देख रहे थे, यही लास्ट में वो फाइल कर रहे थे कि जो संविधान है उसका हिस्सा कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए, मीन सारा काम इन्हीं का था। लेकिन संविधान एक अकेले बंदे ने नहीं बनाया हुआ है, वो काफी जो व्यक्ति थे उनकी मेहनत का नतीजा है, इन्होंने बस उनको लास्ट फिनिश दी हुई है कि लास्ट जो आउटपुट कैसे होगा, ठीक है, जो फिनिशिंग वाला काम है वो इनके अंडर हुआ है। इसीलिए हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को संविधान के जनक के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। तो ये आज की हमारी छोटी सी क्लास थी, आई होप जो आज हमने सीखा इस क्लास में वो आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे जो हमारा संविधान है, अलग अलग देशों से हमने क्या क्या चीजें उठाई हुई हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि बताइए नागरिकता हमने किसके संविधान से उठाई हुई है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना के बताऊंगा, वो आपने याद करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते मैं आपको ये एक चीज और बता दूं, ये जो क्लासेस की पीडीएफ है जो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, ये जितने भी नोट्स हैं ये आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे, उस एप्लीकेशन का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, उसमें एक सेक्शन होता है फ्री पीडीएफ का, वहां पर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं या फिर जो ये नोट्स बने हुए हैं, ये इनका एक्सेस आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिमाचल।